प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो? हम उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ मस्त हष्ट पुष्ट होंगे। आप सभी की जितने भी साथीगण थे, सभी भावी पदाधिकारियों को ये देखकर उत्साह है, मैंने सोचा क्यों ना इनको कंप्यूटर कराया जाए ताकि यह कंप्यूटर की वजह से एग्ज़ाम में ना रहें। तो मैंने सर जैसे ही ड्यूटी से आए, मैंने कहा सर प्लीज़ आप एक बार हमारे साथीगणों से मिलो, वास्तव में आपको पढ़ाकर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसे साथी हैं बिल्कुल पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे आप जितने अभी आपको देख रहे हैं अंत तक वाकई में ये इतने ही रहेंगे। तो विक्रम सर आपको कंप्यूटर अच्छे गहरे अध्ययन से करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, एक अच्छी अप्रोच के साथ करवाएंगे। आप साथ साथ इसके नोट्स भी बना लेना। तो मैं ज़्यादा बातें न करते हुए सर को कहता हूँ कि सर इनको कंटेंट करवाइए। धन्यवाद सर। आओ साथियों शुरू करते हैं कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी से कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ और कंप्यूटर स्ट्रक्चर में क्या कुछ होता है। तो आज से अपनी पहली क्लास रहती है, थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले हम एक नाम लिखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिकली अर्थ होता है उसे बोला जाता है कि गणना करने वाला यंत्र। गणना करने वाला यंत्र, इतना तो आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर से सभी प्रकार की गणनाएं की जाती हैं। और आज के टाइम का जो कंप्यूटर है वो ना कि सिर्फ गणना कर रहे हैं, अपितु उन गणनाओं से भी कुछ बढ़कर बहुत अधिक क्रियाओं के साथ में आज हर क्षेत्र में यूज में लिया जाता है। तो बात करते हैं कि आखिर कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। थोड़ा सा इसके बारे में परिचय ले लेते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कब से हुआ। लगभग 1600 ईस्वी की बात करें तो उस समय मशीनों के युग में काफ़ी कुछ प्रगति हो रही थी और बहुत से जो अपने मशीनों के ऊपर कार्य हो रहे थे। उन्हीं में से एक मशीन का नाम आपको सुनने में मिलेगा जिसे बोलते हैं एनियक। एनियक यह एक ऐसी मशीन थी जो भविष्य में कंप्यूटर का रूप लेकर हमारे सामने आज संचालित हो रही है। यह एनियक मशीन है जो वर्तमान में कंप्यूटर के रूप में जानी जाती है। इस एनियक मशीन का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार देखिए दोस्तों, एनियक जो मशीन थी वह बहुत समय से प्रचलन में थी, परंतु बात करें 1826 के करीब, 1826 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक जिनका नाम चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने इस मशीन के साथ ऐसा क्या आविष्कार किया कि जो वर्तमान में एक कंप्यूटर का रूप लेकर हमारे सामने आज ये जानी जाती है। तो चार्ल्स बेबेज नाम के इस वैज्ञानिक ने इस एनियक नामक मशीन में एक डिफेंस इंजन नामक एक यंत्र लगाया, जिसकी बदौलत यह एनियक जो मशीन है वह बाकी उस समय पर आधारित सभी मशीनों से उभर कर सामने आई। और इसी एनियक मशीन को करीब 120 सालों के बाद 1946 में विश्व के प्रथम कंप्यूटर का दर्जा मिला। विश्व के प्रथम कंप्यूटर का दर्जा कौन सी मशीन को मिला? एनियक नामक मशीन को मिला। 1946 में दो इंग्लिश वैज्ञानिक जिनका नाम जेपी एकट तथा जॉन विलियमसन है, इन दो वैज्ञानिकों ने इस
ENIAC नामक मशीन पर और गहरा अध्ययन कर इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के रूप में स्थापित किया, जिसे हम आज कंप्यूटर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है दोस्तों। तो अपने बात करें कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक ENIAC नामक मशीन का ही वर्तमान स्वरूप है, जिसे JP एकट और विलियमसन ने 1946 में विश्व के प्रथम कंप्यूटर होने का दर्जा दिलाया। अब बात करते हैं कि चार्ल्स बेबेज को विश्व के प्रथम कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो विश्व के प्रथम कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है, जबकि अपनों ने देखा कि यहाँ 1946 में JP एकट और विलियमसन ने इसका निर्माण करवाया था? नहीं, JP एकट और विलियमसन ने इस ENIAC नामक मशीन को एक नया रूप दिया था, जो कि वर्तमान में कंप्यूटर के रूप से जानी जाती है। अपितु अपने बोले तो चार्ल्स बेबेज की मेहनत थी, जिसे हम आज कंप्यूटर के रूप में देख पाते हैं। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। किसको माना जाता है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आइए इसके बाद थोड़ा अपने बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द के बारे में और क्या कुछ जानकारी अपने को लेनी चाहिए। बने रहेंगे वीडियो में आखिर तक। चलो आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में ऐसी क्या खासियतें थी जो आज हर क्षेत्र में इसने अपनी महत्ता को स्थापित कर रखा है। कंप्यूटर, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूट एक शब्द है, कंप्यूट एक शब्द है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? गणना। क्या बनता है शाब्दिक अर्थ? गणना। परंतु आज कंप्यूट न रहकर पूर्ण रूप से एक कंप्यूटर के नाम से विख्यात हो चुका है, जिसका अर्थ होता है गणना के साथ साथ सभी प्रकार के अन्य कार्य भी करना। तो पूर्ण नाम हो गया इसको कार्य करना। तो इसीलिए कंप्यूट से क्या बन गया? कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो ये कंप्यूटर है, इसका जो वर्गीकरण किया गया आने वाले समय के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर को आगे से आगे बढ़ोतरी मिली और इस मशीन का एक वर्गीकरण किया गया। तो अपने बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 भागों में किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। नंबर एक कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर। और नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इनके बारे में अपने थोड़ा बेसिक जानकारी लेंगे कि आखिर एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो चलते हैं इनके बारे में थोड़ा अपने जानकारी लेते हैं कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटरों में आखिर क्या अंतर है और ये क्या काम में लिए जाते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग, देखिए ये कंप्यूटर की जो प्रारंभिक अवस्था थी, प्रारंभिक कंप्यूटर की कौन सी? जो प्रारंभिक अवस्था, जिसे हम एक मशीन के रूप में भी जानते हैं। जो इस प्रकार के कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटरों को किसकी संज्ञा दी गई है? कौन सी श्रेणी में रखा गया है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में अगर आप देखें तो एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं क्या रहती हैं? जैसे किसी वस्तु का ताप, दाब
और वाष्पीकरण जैसी प्रक्रियाओं को समझा जाता है या उन्हें गिना जाता है, काउंट किया जाता है या बताया जाता है। जिस मशीन की बदौलत ये काम किया जाता है वो मशीनें कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं? एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। बात करते हैं दूसरे टाइप के कंप्यूटर की या दूसरी श्रेणी के जो कंप्यूटर हैं, वो है डिजिटल कंप्यूटर। कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर ये वो कंप्यूटर हैं जो आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम में लिए जा रहे हैं। या ऐसे बात करें कि आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है या किसी भी व्यक्ति के पास लैपटॉप, नोटबुक, जो भी आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनकी श्रेणियों में कौन से कंप्यूटर आ रहे हैं? ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर। क्यों? आपने सुना होगा कि आजकल एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल का डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल कंप्यूटर ये इसी डिजिटल कंप्यूटर की बदौलत ही ये डिजिटल जो शब्द है वो हर क्षेत्र में आकर आज जुड़ गया है। डिजिटल कंप्यूटर की क्या विशेषता है? अपने इसको समझने के लिए सीधा सा याद रखेंगे डिजिट। क्या याद रखेंगे? डिजिट। जो डिजिटल कंप्यूटर है उनकी जो प्रक्रिया होती है, किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया होती है, वो बहुत ही आसान होता है, उसे समझना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर डायरेक्ट डिजिट की फॉर्म के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर? डिजिट की फॉर्म के ऊपर काम करते हैं। जो डिजिट की फॉर्म है वो एक प्रकार की बाइनरी, जो आपने सुना होगा, बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी भाषा के अंतर्गत जाने जाती है। जो ये डिजिट की फॉर्म है, ये जो डिजिट है, इन डिजिट को 0 से 0 व 1 के रूप में निरूपित किया जाता है। 0 और 1, 0 और 1, जो 0 और 1 की श्रृंखला है ये एक डिजिट बनाती है, 8 डिजिट का एक समूह बनाती है, 8 डिजिट का एक समूह बनाती है। और इस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो बाइनरी के अकॉर्डिंग ही होती हैं। बात करते हैं तीसरे प्रकार की। इसके बारे में अपने एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बाइनरी के ऊपर क्या है वो आगे पढ़ेंगे अपने। अभी तो अपने सिर्फ बेसिक के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। अगला जो कंप्यूटर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, हाइब्रिड का आपने नाम सुना होगा। हाइब्रिड एक नस्ल होती है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि हाइब्रिड कौन सी नस्ल होती है? जो किन्हीं दो संततियों का जो मिश्रण किसी तीसरी संतति का निर्माण करता है। दो संततियों के मिश्रण से कोई तीसरी वस्तु बनती है, उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो जो ये हाइब्रिड संतति है या हाइब्रिड जो श्रेणी है कंप्यूटरों की, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का समावेश होता है। दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का समावेश होता है। इस कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह जटिल प्रक्रियाओं को सॉल्व करता है। जितने भी अनुसंधान केंद्र आपने देखे हैं, किसी भी देश की अनुसंधान संस्थाएं होती हैं, उन अनुसंधान संस्थाओं में जो कंप्यूटर यूज लिए जा रहे हैं वो ज़्यादातर हाइब्रिड कंप्यूटर ही यूज में लिए जाते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत के बारे में कि आखिर भारत में कंप्यूटर कब आया, किसके द्वारा लाया गया। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कुछ ही देशों में कंप्यूटर का प्रचलन रहा था। जो शक्तिशाली देश थे, उन शक्तिशाली देशों में भारत जैसे देशों की गिनती कभी नहीं होती थी। परंतु 1956 के अंतर्गत भारत में कंप्यूटर लाने की कवायद शुरू हुई और 1960 में भारत में खुद का कंप्यूटर निर्मित भी कर लिया गया। तो अपने बात करते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम भारत में निर्मित
प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ है, जिसे सन 1960 में निर्मित किया गया था। जब भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में भी आखिर दम है टेक्नोलॉजी के मामले, और तब से लेकर आज तक भारत ने कंप्यूटर की दुनिया में या टेक्नोलॉजी की दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जो हमारा आज भारत है वो बड़े बड़े देशों को भी टक्कर देने लगा है। चलो आगे, तो दोस्तों आगे देखते हैं और क्या कुछ है इसके बारे में, और भी अपने आगे जानकारी लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। ये अपने को याद रखना है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। और कौन से दशक में आया था? 1960 के दशक में भारत में पहला कंप्यूटर निर्मित हुआ था, जिसका नाम था सिद्धार्थ। और आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की संरचना बात करते हैं कंप्यूटर की संरचना। आखिर कंप्यूटर की संरचना हुई है वो किस बेस पे हुई है, किस प्रकार से कंप्यूटर की संरचना की गई है? कंप्यूटर में जो मुख्य रूप से तत्व काम में लिए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा अपने जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी भी बोलते हैं, और हार्डवेयर, और लास्ट में अपने पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। इन सब तत्वों से मिलकर एक कंप्यूटर की संरचना का निर्माण होता है। बात करते हैं अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, उसके बाद अपने पढ़ेंगे मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और इन सब में जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? OS। दोस्तों ये समझ लो कि अगर किसी कंप्यूटर की आत्मा या कंप्यूटर की जान की संज्ञा दी जाएगी किसी कंप्यूटर की संरचना में किसी भी तत्व को, तो वो कंप्यूटर का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो समझ लो कि कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं है। कंप्यूटर पूर्ण रूप से एक निर्जीव मशीन के नाम से ही जानी जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो जितने भी कंप्यूटर की संरचना में जितने भी तत्व या जितने भी डिवाइस, जितने भी जो शब्द अपनों यहाँ पर लिखे हैं, उन सब के बीच में मध्यस्थता का काम या उनको ऑपरेट करने का काम जिसके द्वारा किया जाता है उसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो अपने शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से ही इसकी शुरुआत करते हैं कि आखिर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका क्या महत्व है। बात करते हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? OS। क्या लिखेंगे? OS। यह वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके द्वारा आप फ़ोन में सभी प्रकार के गेम खेल पाते हो, कॉल कर पाते हो, या जो फ़ोन की आपकी जो डिस्प्ले होती है उसको पूर्ण रूप से संचालित कर पाते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो कंप्यूटर है, आपको समझाना चाहूँगा कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का वही महत्व है जो एक इंसान के अंदर दिल का होता है। एक इंसान में जो महत्व उसके हृदय का होता है वही महत्व कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है जी। अब आप
थोड़ा सा ये बोलोगे कि सर एक CPU का नाम भी तो सुना हुआ है, CPU के बारे में आपने नहीं बताया। तो CPU के बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। अपने बात करते हैं OS ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे मैंने बोला है अपने उदाहरण के तौर पर मानव का उदाहरण दिया है। मानव के तौर, अगर एक कंप्यूटर को मानव की संज्ञा दी जाए या मानव समझे तो कंप्यूटर के अंदर जो कार्य प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संभव हो पाती है। तो अपने बात करते हैं मानव। एक जो मानव है उसी प्रकार से एक जो कंप्यूटर है उसमें जो हृदय का काम है, इसका जो हृदय है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर का जो हृदय है वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का हृदय क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और बात करते हैं CPU की। आपने सोचा होगा कि सर ने CPU के बारे में नहीं बताया। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे CPU के बारे में। जिस प्रकार से किसी मानव को अगर जीवित रहना है तो उसके हृदय का निरंतर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे हृदय की गति रुकती है तो हम क्या हो जाएंगे? निर्जीव हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखा जाए तो अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कार्य करना बंद कर दे तो आपका जो कंप्यूटर है वो डेड हो जाएगा, वो मृत हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको उदाहरण के रूप में आपको ये समझाया। अब बात करते हैं CPU की। CPU की फुल फॉर्म क्या बोलते हो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही बोला जाता है। बहुत बार सुना होगा आपने CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर इसका क्या काम है कंप्यूटर के अंदर? चलो इसके बारे में समझते हैं। जिस प्रकार से एक इंसान का हृदय होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जिस प्रकार से इंसान के अंदर मस्तिष्क होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? CPU होता है। क्या होता है? CPU। दोस्तों देखो, अपने शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल करना था तो हमारे मस्तिष्क से ही हर चीज़ कंट्रोल होती है। तो अपने शारीरिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क, हमारा दिमाग होता है, वो करता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर जितनी प्रक्रियाएं होंगी, जितनी भी क्रियाएं होंगी, उन सब के ऊपर जो कंट्रोल रखने का काम है वो किसका है? CPU का। तो अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं एक कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से दो भाग हैं। नंबर 1 OS, दूसरा CPU। CPU क्या है और OS क्या है? कंप्यूटर के अंदर OS है वो कंप्यूटर का क्या है? हृदय है। और जो CPU है वो क्या है? दिमाग या मस्तिष्क। ठीक है। तो अपने बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके बाद में अपने CPU को पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी, इन सब के बारे में अपने जानकारी लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक तो आप लोगों ने नॉर्मल एक इंसान का उदाहरण लेके समझाया कि कंप्यूटर का हृदय है, कंप्यूटर का दिल है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब तक हृदय चलेगा तब तक आपका जो शरीर है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा और जीवित रहेगा। अब बात करते हैं आखिर क्या प्रक्रियाएं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या परिभाषा दे सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की? जो डेफिनेशन है वो क्या दे सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की? तो नॉर्मल शब्दों में अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर अपने बात करें तो आप बोल सकते हो कि एक कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है, एक कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है या शुरू किया जाता है, उस समय से जब तक कंप्यूटर को ऑफ नहीं किया जाता या कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता, इनके बीच में कंप्यूटर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब का क्या संचालन, उन सब का पूर्ण संचालन करने वाला जो सिस्टम है वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को शुरू करने पर शुरू होता है और कंप्यूटर को बंद करने के बाद ही बंद होता है या अपना कार्य करना बंद
करता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी कंप्यूटर के अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो सारे के सारे किसकी बदौलत हो रही हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत हो रही हैं। अब अपने बात करते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं? आपने सिर्फ एक ही नाम सुना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा है कंप्यूटर में जो भी स्क्रीन आपकी चल रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, परंतु आपने पढ़ा हो कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर है, वो भी एक कंप्यूटर है। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका मोबाइल फ़ोन कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है या कौन सी श्रेणी का कंप्यूटर माना जाता है। अभी अपनी बात चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अपनी बात किसकी चल रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपने बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप लोग देखते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ये वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप कंप्यूटर के रूप में जानते हो। एक कंप्यूटर को जब आप संचालित करते हो तो उसमें चलने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 2, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों के पास मोबाइल है। हाँ जी सर है। तो दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद बात करें तो तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ गया? तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आ गया, देखो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। यहाँ थोड़ा सा बता दूँ, आप डेस्कटॉप के नाम से जाते हो। अब इस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? आपने नॉर्मली बोला होगा विंडो। क्या बोला होगा? विंडो। और विंडो के जो वर्जन है वो अलग अलग आते हैं। विंडो का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? MS। कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है अमेरिका की, वो किसका निर्माण करती है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको सीधा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने बोला है डेस्कटॉप। क्यों? क्योंकि जो आपका कंप्यूटर आप यूज में लेते हो उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोला जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। या अब इस श्रेणी के अंदर देखो विंडो। अब ये जो विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखो विंडो आती है। एक तो विंडो होती है, विंडो के जो काफ़ी वर्जन रहे हैं, विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 जो कि लेटेस्ट है, जो कि विंडो का लेटेस्ट वर्जन है। वो MS माइक्रोसॉफ्ट संस्था है जिसने डेस्कटॉप के जितने वर्जन हैं उनका निर्माण किया है। बात करते हैं मोबाइल OS, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब थोड़ा सा समझो, आप लोग अपने हाथ में मोबाइल रखते हो एनी टाइम, ठीक है जी। तो आपने कभी देखा है कि आपके मोबाइल के अंदर भी कहीं आप मार्केट से जाके विंडो करवा के लेकर, तो जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो करवानी पड़ती है, लैपटॉप के अंदर विंडो करवानी पड़ती है, क्या कभी आपने अपने मोबाइल के अंदर भी विंडो करवाई है? नहीं। लेकिन बात करें तो जो ये विंडो है आखिर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोबाइल के अंदर जो आपकी स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन के अंदर जितना भी डाटा संचालित होता है, जितना भी प्रोग्राम आप देखते हो, वो सारा का सारा किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संचालित होता है। बात करते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात करें तो आपने देखा होगा कि मोबाइल के अंदर भी वर्जन आ रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो वर्जन आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सा है? एंड्रॉयड। तो और गुरुजी देख खड़े हो, तो बस इतना नहीं पता आपको कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। आप नॉर्मली बोलते हो कि मेरे को जी एंड्रॉयड मोबाइल लेना है, तो एंड्रॉयड मोबाइल लेना है। एंड्रॉयड एक उसका जो संचालन, देखो मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के अंदर सब कुछ है, इसीलिए
जो मोबाइल हैंडसेट होता है उसका नाम ही उसकी कार्य प्रणाली के ऊपर रखा गया है, जिसे आप बोलते हो एंड्रॉयड। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि एंड्रॉयड मोबाइल आते हैं, प्लस उसके साथ में एक और श्रेणी आती है मोबाइलों की, जो कौन सी है, विंडो मोबाइल। विंडो मोबाइल ये भी देखा होगा, जो नोकिया कंपनी है उसने सबसे पहले विंडो मोबाइल फ़ोन का जो वर्जन था ओएस का वो निकाला था, और जो एंड्रॉयड के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस रहा वो सैमसंग है ना, सैमसंग रहा है। ठीक है जी, तो अपने बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो, जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो विंडो का वर्जन है, जितनी भी डेस्कटॉप के अंदर चलने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो है, उनका निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और जो एंड्रॉयड वर्जन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका जो निर्माण करने वाली कंपनी है वो कौन सी है, याद रखना, गूगल ने अपना पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। गूगल कौन सी कंपनी है, गूगल जो संस्था है उसने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया। ठीक है जी, इसके बाद में और बात करते हैं। आपने सुना होगा आईफोन, iOS, आई ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। आपने एप्पल का मोबाइल फ़ोन देखा होगा, इसके अंदर भी आपने एप्पल के अंदर 2-3 चीज़ें, iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अपने मोबाइल को लॉन्च करता है। इसमें आपने देखा होगा आईफोन, आईपॉड और आईपैड, ये कुछ एक जो इसके सिस्टम हैं किसने लॉन्च किए हैं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ने लॉन्च किए हैं। अब बात करते हैं कि एंड्रॉयड और iOS आखिर है दोनों ही मोबाइल के, आखिर दोनों ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों में अंतर क्या है। जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का शाब्दिक अर्थ होता है ओपन सिस्टम। क्या होता है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। और जो iOS है यह एक जानी मानी कंपनी, एक संस्था है जिन्होंने अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है जी, रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है, यानी कि उनको उन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दुनिया भर के बने एप्लीकेशनों को सपोर्ट नहीं करते, जबकि एंड्रॉयड के अंदर दुनिया में बनी किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को आप सपोर्ट कर सकते हो, उसे रन कर सकते हो। जबकि iOS ये जो आईफोन है, एक उदाहरण के तौर पे एप्पल की बात करते हैं, आपने एप्पल देखा होगा, नॉर्मल हो चुका है आजकल, किसी के हाथ में देखा होगा, तो एप्पल का खुद का जो वर्जन होता है और जो खुद की एप्लीकेशनें होती हैं वही इस सिस्टम के अंदर रन करती हैं, संचालित होती हैं, बाकी दूसरे प्रकार की एप्लीकेशनें संचालित नहीं होती। जबकि बात करें एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड क्या है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनें आपको रन करने की सहूलियत मिलती है। दोस्तों ठीक है, अब बात करें थे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनों ने पढ़ लिया डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्पल एक क्या है, सिस्टम है, एक मोबाइल फ़ोन है या एक डिवाइस है जो कौन से ब्रांड का है, iOS। ठीक है दोस्तों, तो अपनों ने क्या पढ़ा है आज, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपनों ने इतना पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। विंडो यानी कि जिसे अपने बोलते हैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS। इसके बारे में आप लोग एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास कैसे रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।